हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का रिजल्ट आ चुका है। जो लोग एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई है। ठीक है, बट जिन लोगों का पेपर नहीं हुआ है क्लियर, वे लोग मायूस ना हो, अपनी तैयारी को दोबारा से स्टार्ट करें। और मैं आशा करता हूँ आपसे कि आप मेरे चैनल से जुड़ें या किसी भी चैनल से जुड़ें, लेकिन आप अपनी तैयारी को ज़रूर आगे बढ़ाएं। और आप अभी जैसे गलती करते हैं कि रिज़ल्ट आपका आ गया तो आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन पढ़ाई नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी आपको। रिज़ल्ट जिस दिन आता है उसी दिन से आपको एक प्रतिज्ञा कर लेनी है, एक प्रण ले लेना है कि हमें अपनी दोबारा से तैयारी स्टार्ट करनी है और बेहतर तरीके से हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ठीक है, जो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप मेहनत करके और बेहतर तरीके से आप अपने रिजल्ट को जेआरएफ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम लोग उदारवाद पढ़ रहे थे। उदारवाद में अब हम नेक्स्ट सीरीज लेके आए हैं अपनी। ठीक है, पार्ट 6 है ये हमारा। तो पार्ट 6 है, तो पार्ट 6 में हमने कुछ समकालीन विचारधाराओं को पढ़ेंगे, जैसे कि समकालीन उदारवाद के थ्रू पढ़ेंगे। इसमें हम समुदायवाद के बारे में आज चर्चा करेंगे। समुदायवाद की थोड़ी बहुत चर्चा हमने लास्ट वाली वीडियो में भी कर ली थी, बट कुछ समुदायवादी या कुछ कम्युनिटेरियन थिंकर्स हैं जिनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में चर्चा कर ली थी। ठीक है, ये सारी उनकी बुक्स हैं, इनको आप एक बार ज़रूर अपने नोट्स में ऐड कीजिएगा। जैसे कि माइकल सैंडल है द लिबरलिज्म ऑफ द एंड द लिमिट्स ऑफ द जस्टिस, फिर मैकेंटायर की आफ्टर वर्च्यू है, फिर माइकल वॉल्जर की स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, चार्ल्स टेलर की है द सोर्सेज ऑफ द सेल्फ, रॉबर्ट पुटनम की फेमस बुक है द बॉलिंग अलोन, ये एग्जाम में आती है। ठीक है, एग्जाम में तो सारी बुक्स आई हुई हैं और बार बार रिपीटेशन होता रहता है। फिर एक बुक है बिल किमलिका की है लिबरलिज्म कम्युनिटी एंड कल्चर, बेंजामिन बार्बर की है जिहाद वर्सेस मैक वर्ल्ड, ब्रैन बेरी की है जस्टिस एज इम्पार्शियलिटी, अर्नहोल्ट की है द लास्ट सिटी। तो ये सारी बुक्स आपको रटी होनी चाहिए। बिना आप देखिए, आपको एग्जाम क्लियर करना है तो कुछ चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको कुछ फैक्चुअल डेटा भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बुक्स, उनके ईयर्स, कौन से थिंकर्स किस कैटेगरी के थिंकर हैं, कौन से विचारक समुदायवादी हैं, जो विचारक समुदायवादी हैं उनकी आप बुक्स लिखिए। ये से मैंने सारा कैटेगराइजेशन वगैरह बना रखा है। ठीक है, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम से पहले एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें अलग अलग कैटेगरी के थिंकर्स मिलेंगे आपको और उनके अलग अलग बुक्स होंगे। ठीक है, और बुक्स के अलावा आपको उनकी क्या क्या थ्योरी है, क्या क्या मेन फीचर्स है उनके, उसके बारे में आपको एक शॉर्ट में मिल जाएगा, नोट्स, पीडीएफ, पीपीटी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं समुदायवाद की तरफ, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे फरीद जकारिया। ठीक है, फरीद जकारिया के अनुसार समुदायवाद को समझने के लिए हमें एबीसी का ज्ञान होना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि सर एबीसी क्या है। ठीक है, ए का मतलब अरिस्टोटल, बी का मतलब बॉलिंग अलोन। बॉलिंग अलोन का मतलब है, ये बॉलिंग अलोन रॉबर्ट पुटनम की बुक है। ठीक है, रॉबर्ट पुटनम की। ठीक है, फिर सी का मतलब है सिविल सोसाइटी। तो ये एबीसी है क्या, क्या एबीसी से हम समुदायवाद को समझ सकते हैं? क्या एबीसी जो ये थिंकिंग निकाल रही है अपनी, एबीसी जो बता रही है हमें चीजें, ठीक है, क्या इसमें समुदायवाद का विचार छुपा हुआ है? क्या समुदायवाद का अब विघटन हो रहा है? ठीक है, क्या समुदायवाद का विघटन हो रहा है? समुदायवाद की क्या क्या मान्यताएं हैं? इस सारी चीजों को हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि ये कोर्स जो चल रहा है हमारा, ये कंप्लीट कोर्स चलेगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मेरे यूट्यूब, मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में जब भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा तो उसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ए अर्थात अरस्तु। ए का मतलब क्या है? अरस्तु। ठीक है, अरस्तु पहला ऐसा दार्शनिक है जो कहता है कि मनुष्य स्वभाव से ही क्या है? राजनीतिक प्राणी है। देखिए, अरस्तु का एक फेमस स्टेटमेंट और भी है कि अरस्तु कहता है राज्य या समाज के बाहर, ठीक है, राज्य या समाज के बाहर या तो देवता रहता है या तो दानव। ठीक है, यानी अरस्तु जो है समुदायवाद पर बल देता है,
पहली बात आपको समझना है, ठीक है। समुदायवाद पर बल देता है, यह राज्य पर बल देता है। राज्य को क्या मानता है अरस्तु? राज्य को एक जैविक संस्था मानता है, राज्य को एक आंगिक संस्था मानता है। अगर आपने ये चीजें नहीं समझी, जैविक संस्था क्या होती है, आंगिक संस्था क्या होती है, तो आप प्लीज पिछली वीडियो को देखिए। पिछली वीडियो में सारी चीजें क्लियर तरीके से समझाई गई हैं, ठीक है। तो अरस्तु कहीं ना कहीं समुदायवादी विचारक है। तो समुदायवादी विचारक होने के साथ साथ क्या कर रहा है, ये समुदाय पर बल दे रहा है और क्या बोल रहा है कि मनुष्य स्वभाव से ही क्या है, राजनीतिक प्राणी है, ठीक है, एक पॉलिटिकल एनिमल है ये। क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि अरस्तु कहता है मनुष्य जो है वो कहाँ रहता है, समुदाय में रहता है, ठीक है। समुदाय से ही उसे सारे अधिकार मिलते हैं। सारे अधिकार उसे कहाँ से मिलते हैं, समुदाय से मिलते हैं, ठीक है। देखिए, अरस्तु का अनुसरण करते हुए समुदायवादी विचारकों ने कहा कि हम सामान्य तथा सामुदायिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखे बिना राजनीतिक समझौतों तथा सहमतियों को न्यायसंगत नहीं दे सकते, जब तक कि हम सामुदायिक जीवन में एक नागरिक के रूप में हमारी भूमिका नहीं हो रही है, ठीक है। कि हमारी भूमिका क्या है समुदाय में, हम कैसा जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं समुदाय के रूप में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि समुदायवादियों ने कहा कि हमारा नागरिक के रूप में महत्व तभी है, ठीक है, जब हम कहाँ रह रहे हो। पहली बात तो हम समुदाय में रह रहे हो, ठीक है। इसी समुदाय के विचार को किसने नकार दिया था? उदारवादियों ने नकार दिया था, ध्यान रखना ये, ठीक है। उदारवादियों ने नकार दिया, स्वेच्छातंत्रवादियों ने नकार दिया था। क्यों नकार दिया था? क्योंकि इसके पीछे उदारवादियों और स्वेच्छातंत्रवादियों ने क्या दिया कि व्यक्ति क्या है, एक अणु की भांति है, एक एटम्स की भांति है, अणु की भांति क्या है, स्वतंत्र है, पहली बात। दूसरी बात, उदारवादियों ने क्या बोला, जिसमें हॉब्स और लॉक के विचार जैसे स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद की संकल्पना दी। स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद की संकल्पना, स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद बेसिकली सीबी मैकफर्सन से जुड़ा हुआ है, पर सीबी मैकफर्सन ने लॉक और हॉब्स के विचारों को क्या बोला, स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि व्यक्ति जो कुछ भी हासिल करता है, ठीक है, वो राज्य का, समुदाय का, स्टेट का, किसी भी प्रकार का कोई ऋणी नहीं है, बल्कि व्यक्ति जो कुछ भी हासिल करता है वो अपनी क्षमताओं से हासिल करता है, ठीक है, अपनी क्षमताओं से हासिल करता है। इसीलिए व्यक्ति को राज्य का ऋणी होने का कोई जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो समुदायवादी विचारक यही कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति का समाज में, समुदाय में कोई महत्व है तो क्यों है? क्योंकि वह एक नागरिक के रूप में समाज में रहता है और अपने नागरिक के कर्तव्यों को वह निभाता है, ठीक है। अगर एक व्यक्ति समुदाय में नहीं रह रहा है, अगर मान लीजिए वो किसी समाज में या अणुवादी समाज में रह रहा है, अगर वह अपने कर्तव्यों को नहीं निभा रहा है, अगर वह अपने अधिकारों पर ज्यादा बल दे रहा है, ठीक है, अधिकारों पर बल देगा ज्यादा कोई व्यक्ति, तो इसका मतलब वो कैसा विचारक है, वह उदारवादी विचारक है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो है कर्तव्यों की बात करता है तो वह कैसा विचारक है, वो समुदायवादी विचारक है, समुदायवादी या आदर्शवादी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ के चलना है, ठीक है। तो ये रही अरस्तु की बात, क्योंकि अरस्तु भी कह रहे हैं कि व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, एक राजनीतिक प्राणी है, ठीक है। राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार उसे तभी मिलते हैं जब वह कहाँ रहता है, जब वह समुदाय में रहता है, क्योंकि समुदाय के बाहर व्यक्ति नहीं, या तो देवता रह सकता है या तो दानव रह सकता है, ऐसा अरस्तु ने बोल दिया। तो यहां पे कहीं ना कहीं जो है अणुवादी समाज की मान्यता क्या होती है, गलत साबित हो रही है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, बी का अर्थ क्या होता है, बॉलिंग। अब बॉलिंग क्या होती है, बॉलिंग में क्या समझते हैं हम, ठीक है। अमेरिका के विद्वान रॉबर्ट पुटनम, ठीक है, रॉबर्ट पुटनम ने 1995 में एक बुक लिखी। इस बुक का नाम क्या है, बॉलिंग अलोन। बॉलिंग अलोन का मतलब एक ही व्यक्ति क्या कर रहा है, अकेले बॉलिंग कर रहा है, ठीक है। अमेरिका में समुदायवाद की बॉलिंग क्या हो रही है, कमजोर पड़ने और व्यक्तिगत बॉलिंग में प्रगति को चिंता का विषय माना। यानी देखिए, अमेरिका क्या है, कैसा देश है, पहले ये समझिए, अमेरिका कैसा है, उदारवादी देश है। उदारवादियों की क्या मान्यता है, उदारवादी समाज और समुदाय को महत्व कम देते हैं, समाज और समुदाय को कम महत्व देते हैं, बल्कि व्यक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं, व्यक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। व्यक्ति को ज्यादा महत्व देने के कारण ये कैसे समाज की कल्पना करते हैं
ये कहते हैं कि समाज जो होगा वो अणुवादी समाज होगा, ठीक है। यानी कि समाज जो बनेगा वो व्यक्तियों के योग से बनेगा। अगर व्यक्ति जो है हट जाएंगे, ठीक है, तो समाज भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये उदारवाद की ये मान्यता है। एक तो अमेरिका में ये समुदायवादी भावना कमजोर हो रही है। क्यों कमजोर हो रही है? क्योंकि ये समुदायवाद पर यह बल नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये अणुवादी समाज को प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी बात, अणुवादी मान्यता को आगे बढ़ाने के कारण अमेरिका जैसे उदारवादी पूंजीवादी देशों में समुदायवादी विचारों का प्रभाव कम है। समुदायवादी विचारों का प्रभाव कम है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? समुदायवाद का प्रभाव क्यों कम हो रहा है? क्योंकि वहां पे हर व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी व्यक्तिगत पहचान को आगे बढ़ाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, ठीक है। अपनी व्यक्तिगत प्रगति को आगे बढ़ा रहा है, न कि समुदाय की प्रगति को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। हर व्यक्ति बॉलिंग कैसा कर रहा है, अलोन कर रहा है, अकेले बॉलिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये बात जो है रॉबर्ट पुटनम बोलते हैं कि अमेरिका में समुदायवादी भावना कमजोर इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पर व्यक्तिगत अधिकारों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, समुदाय की प्रगति को कम महत्व दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे पहली बात उदारवादी पूंजीवादी देश है। जहां पे उदारवादी पूंजीवादी देश होंगे वहां पे अणुवादी समाज की मान्यता को स्वीकार किया जाएगा, वहां पे समुदायवाद को कम महत्व दिया जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए समुदायवादियों ने उदारवादी मान्यता का खंडन किया है, उदारवादी मान्यता की आलोचना की है। ये बात ध्यान रखना, नेट में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए बॉलिंग अलोन 2000 में लिखी गई इस पुस्तक में रॉबर्ट पुटनम स्पष्ट करता है कि भौतिक पूंजी भौतिक वस्तुओं को दर्शाती है, मानवीय पूंजी व्यक्तियों के स्वभाव को दर्शाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन कभी ये पूछेगा कि रॉबर्ट पुटनम के अनुसार पूंजी कितने प्रकार की होती है? दो तरीके की, एक भौतिक पूंजी होती है, भौतिक पूंजी, दूसरी कौन सी पूंजी होती है? मानवीय पूंजी, ठीक है, मानवीय पूंजी। तो भौतिक पूंजी क्या करती है? ये भौतिक जगत या वस्तुओं को दर्शा रही है, ठीक है। जो भौतिक पूंजी को मानने वाले विचारक हैं, जो व्यक्ति भौतिक पूंजी की तरफ आकर्षित होते हैं वो वस्तुओं की तरफ आकर्षित होते हैं, और जो मानवीय पूंजी की तरफ आकर्षित होते हैं वे किस पर बल देते हैं ज्यादा? वे समुदाय पर ज्यादा बल देंगे, वे कर्तव्यों पर ज्यादा बल देंगे, ठीक है, वे ड्यूटीज पर, वो कम्युनिटीज पर ज्यादा फोकस करेंगे। जबकि सामाजिक पूंजी व्यक्तियों और सामाजिक नेटवर्कों के मध्य जोड़ से उत्पन्न पारस्परिकता और विश्वसनीयता के मानकों को दर्शाती है। देखिए यही जो है, देखिए समझने वाली बात है, यही मानवीय पूंजी क्या होती है? यही मानवीय पूंजी सामाजिक पूंजी कहलाती है। सामाजिक पूंजी, मानवीय पूंजी को हम देखिए हाईलाइट करके हमने लिखा ना सामाजिक पूंजी। सामाजिक पूंजी का काम क्या होता है कि ये भौतिक वस्तुओं को, ठीक है, और मानवीय कर्तव्यों को, मानवीय संवेदनाओं को, दोनों को क्या करती है? दोनों को जोड़ कर रखती है। रॉबर्ट पुटनम कह रहा है कि अगर किसी समाज में अगर ये सामाजिक पूंजी नहीं होगी तो व्यक्ति कहीं ना कहीं कहां चल जाएगा? व्यक्ति अकेलापन का शिकार हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, व्यक्ति के अंदर जो है अणुवादी समाज की मान्यता का प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। दूसरी बात ये समझ में आना चाहिए आपको, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए पूरी तरीके से। एक तो पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा, बॉलिंग अलोन मैचिंग के लिए आता है कि बॉलिंग अलोन किसकी बुक है? तो रॉबर्ट पुटनम की बुक है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा, रॉबर्ट पुटनम ने पूंजी को कितने तरीके में डिवाइड किया है? तो दो तरीके से, ठीक है, पहला दूसरा, भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी, ठीक है। तो रॉबर्ट पुटनम कहता है मानवीय पूंजी जो होती है वही सामाजिक पूंजी है, और यही सामाजिक पूंजी क्या करती है? भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी के बीच में क्या करती है? एक जोड़ बना के रखती है, एक नेटवर्क बना के रखती है, जिससे कि समाज में क्या होती है? पारस्परिकता और विश्वसनीयता का निर्माण होता है, जिससे समाज जो है सही तरीके से मूवमेंट करता है, सही तरीके से संचालित होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इस दृष्टिकोण से सामाजिक पूंजी जिसे नागरिक सद्गुण, ठीक है, सिविक वर्च्यू कहा जाता है, इससे काफी निकट है। अब सामाजिक पूंजी किससे ज्यादा निकट है? क्वेश्चन ये बनता है कभी कभी, सामाजिक पूंजी का संबंध किससे है? नागरिक सद्गुण से है। क्यों है? क्योंकि सामाजिक पूंजी क्या कर रही है? सामाजिक पूंजी समाज को बांधे रखने का काम कर रही है, ठीक है।
समाज को एक बंधन में जोड़ने का काम कर रही है, एक बंधन में जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि ये सारी चीजें ना पढ़े हों, उनको नई चीजें लग रही हो। ठीक है, बॉलिंग अलोन रॉबर्ट पुटनम की, जिन्होंने सामाजिक पूंजी का विचार दिया। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि सामाजिक पूंजी का विचार किसने दिया, तो रॉबर्ट पुटनम ने दिया। तो ये रही सामाजिक पूंजी आपकी। ठीक है, सामाजिक पूंजी बेसिकली क्या करती है, नागरिक सद्गुणों को बढ़ावा देती है, व्यक्ति के अधिकारों के बजाय व्यक्ति के कर्तव्यों पर ज्यादा बल देती है। ठीक है, समुदाय के महत्व को ज्यादा बल देती है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या करती है, समाज को एक बंधन में जोड़कर रखती है, समाज में सामंजस्य और पारस्परिकता का निर्माण करती है ये सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल। अब देखिए सी का क्या मतलब होता है, बी तो हमने पढ़ लिया बॉलिंग अलोन। अब सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है कि सिविक कल्चर, ये सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज। क्या होता है नागरिक समाज, नागरिक समाज का मतलब हमारे दिमाग में ही चलता है कि जहां जहां पे नागरिक लोग रहते हैं, जहां पे लोग रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, नागरिक समाज बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं पट्टनम लिखा है, कहीं पुट्टनम लिखा है, तो कोई इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रॉबर्ट पुट्टनम ने अपनी पुस्तक मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क, ठीक है, अब आपको क्या काम करना है कि आपको जितनी भी बुक्स हैं, जैसे कि रॉबर्ट पुट्टनम की एक तो बॉलिंग अलोन आपने देख लिया, बॉलिंग अलोन, दूसरी बुक है मेकिंग डेमोक्रेसी, ठीक है, 1993 में आई। इसमें इन्होंने इटली का उदाहरण देकर बताया कि नागरिक समाज का अपना क्या है, महत्व है। नागरिक समाज का अपना महत्व कैसे है, क्योंकि जब इटली का क्या हुआ, विभाजन हुआ, तो इटली के एकीकरण में कई थिंकर्स का, कई विचारकों का योगदान है। ठीक है, जैसे कि मैकियावेली, ठीक है, मुसोलिनी, इन सब ने क्या किया, इन सब ने सामाजिक निर्माण या समाज के योगदान पर ज्यादा बल दिया। ठीक है, नागरिक समाज के निर्माण पर ज्यादा बल दिया, और नागरिक समाज के निर्माण से इन्होंने क्या किया, इटली को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया, और इटली का क्या किया, पुनः एकीकरण किया इन्होंने। ठीक है, कि समुदायवादियों का मानना है कि जब तक समाज का एकीकरण नहीं होगा, जब तक समाज जो है एक बंधन में नहीं बंधेगा, तब तक जो है किसी भी राष्ट्र का, किसी भी समाज का कोई विकास नहीं हो सकता। ठीक है, आप ये सोचिए कि आप एक अणुवादी समाज बना लेंगे, अणुवादी समाज से आप अपने समाज का विकास कर लेंगे, तो इस बात को समुदायवादी विचारक क्या करते हैं, नकारते हैं, इस बात को वो गलत ठहराते हैं। ठीक है, उसने इटली का उदाहरण देकर इसे स्पष्ट किया। तो सी का मतलब है सिविल सोसाइटी। ठीक है, सिविल सोसाइटी का मतलब है कि समाज में जो भी लोग रह रहे हैं वो कैसे रहें, वो एक समुदाय की भांति रहें, एक समुदाय में जैसे लोग रहते हैं वैसे रहें, ना कि एक अणु की तरह रहें, ना कि स्वतंत्र अस्तित्व वाले व्यक्ति रहें। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो रॉबर्ट पुट्टनम ये सारी बातें बता रहे हैं। अब रॉबर्ट पुट्टनम सामाजिक पूंजी के निम्न महत्व बताता है। अब कभी कभी क्वेश्चन यहां से ज्यादा पूछता है, सामाजिक पूंजी क्या होती है, सोशल कैपिटल क्या होती है। ठीक है, सोशल कैपिटल क्या है और इसका क्या महत्व है, यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। जब आप लोगों का ये डिमांड होता है, सर क्वेश्चन बहुत डीप में पूछ लिया। ठीक है, डीप में क्वेश्चन वहां पूछता है जैसे डीएसएसबी का जो एग्जाम दे रहा है, ठीक है, DSSB का एग्जाम दे रहा है, या फिर नेट के एग्जाम में आप बैठते हो, तो वहां पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अवधारणात्मक समझ वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे इस तरीके के स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं हम कि रॉबर्ट पुट्टनम ने सामाजिक पूंजी के बारे में क्या बताया और सामाजिक पूंजी पर क्या उन्होंने विचार दिए हैं। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, सामाजिक पूंजी का क्या महत्व है। देखिए पहला पॉइंट, सामाजिक पूंजी से नागरिक सामूहिक समस्याओं को अधिक आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, यानी कि सामाजिक पूंजी मतलब क्या है, सामाजिक पूंजी जैसे मैंने ऊपर बता दिया, सामाजिक पूंजी का काम होता है कि समाज को एक बंधन में बनाए रखना, समाज को क्या करना, समाज में सामंजस्य को बनाए रखना, सामंजस्य को बनाए रखना, ये काम तो होता है सामाजिक पूंजी का। ठीक है, यानी कि भौतिक वस्तुओं
प्लस मानवीय आवश्यकताओं, दोनों का क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, तभी क्या होगा, सामाजिक पूंजी बनेगी जाके। ठीक है, अब इस सामाजिक पूंजी से क्या हो सकता है, इससे तो एक पहला फायदा यह है कि ये नागरिक समस्याओं को क्या करेगी, जो समाज में सामूहिक समस्याएं उत्पन्न होगी उससे क्या होगा, उससे सबको आसानी से हल ढूंढने में मिलेगी। दूसरा, इससे प्रत्येक अपने हिस्से के दायित्व के माध्यम से बेहतर सहयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये समाज है आपका, इसमें क्या होगा, अगर थोड़ा थोड़ा कोई हर व्यक्ति समाज का अपना योगदान दे देगा तो समाज में जो भी समस्याएं होंगी वो क्या होगी, आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है सामाजिक पूंजी का महत्व इसलिए है कि समाज में अगर कोई समस्या उत्पन्न हो गई है, ठीक है, तो उससे प्रत्येक व्यक्ति अपना दायित्व का कर्तव्य निभाएगा समाज में। ठीक है, क्योंकि समुदायवादी किस पर बल दे रहे हैं, कर्तव्यों पर बल देते हैं, ना कि अधिकार पर। तो जब समाजवादी जो समुदायवादी विचारक हैं वो एक तो कर्तव्यों पर बल दे रहे हैं, कर्तव्यों पर इसलिए बल दे रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति जो है एक समुदाय में रह रहा है, तो समुदाय आगे तभी बढ़ सकता है जब सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाएं, ठीक है, अपने दायित्वों को निभाएं, जिससे कि समाज की आने वाली समस्याओं को आसानी से सुलझाया जा सके। दूसरा पॉइंट है, सामाजिक पूंजी समुदायों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में क्या करती है, मदद करती है। तीसरा पॉइंट है, सामाजिक पूंजी हमारी जागरूकता को व्यापक कर कई मायनों में हमें ज्यादा फायदा पहुंचाती है। ठीक है, तो ये क्या है, सामाजिक पूंजी का विचार है, सामाजिक पूंजी का महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सामाजिक पूंजी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रवाह बनाती है। यानी समाज का जो लक्ष्य होगा, समाज का मान लीजिए लक्ष्य क्या है कि हर व्यक्ति तक जो सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, ये पहुंचाना है, तो समाज में हम समुदाय में रह के क्या कर सकते हैं कि सामुदायिक प्रयास के माध्यम से हम ये सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए, सामाजिक पूंजी जो है मनोवैज्ञानिक और जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में क्या लाती है, सुधार लाती है। क्यों, देखिए व्यक्ति जब अकेला होगा, अकेला व्यक्ति क्या होता है, उदासीन होता है। व्यक्ति जब समुदाय में रहेगा तब वह ज्यादा सक्रिय होता है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि सामाजिक पूंजी क्या कर रही है, जब अगर व्यक्ति समाज में रह रहा है तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक पूंजी का पार्ट है। तो जब सामाजिक पूंजी का पार्ट है तो वो सामाजिक पूंजी के माध्यम से अपनी मनोवैज्ञानिक शक्तियों को आगे बढ़ा सकता है, अपने विचारों का डेवलपमेंट कर सकता है, जिससे कि समाज में क्या आएगा, सुधार आएगा, समाज आगे बढ़ता जाएगा। ये तो 5 पॉइंट्स हो गए सामाजिक पूंजी के क्या लाभ है, ये कॉमन चीजें हैं। ठीक है, अब रॉबर्ट पुटनम ने अपनी बॉलिंग एलोन पुस्तक में क्या बताया, इन्होंने 20वीं सदी के अंतिम 3 दशकों में अमेरिकी जीवन की प्रकृति में आए बदलाव के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया कि अमेरिका में क्या हो रहा है, सामाजिक पूंजी का पतन हो रहा है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन स्टेटमेंट में ये बनाएगा कि रॉबर्ट पुटनम के अनुसार, ठीक है, रॉबर्ट पुटनम के अनुसार अमेरिका में सामाजिक पूंजी का पतन हो रहा है। ठीक है, अब पतन क्यों हो रहा है कि इसके क्या क्या कारण हैं, तो इसके इन्होंने 3 कारण बताए। अमेरिका के समाज में सामाजिक पूंजी या सामाजिक सामंजस्य का पतन क्यों हो रहा है, इसके पीछे उसने 3 कारण बताए हैं, 3 लॉजिक बताए हैं। वो 3 कारण कौन कौन से हैं, उन सब कारणों को हम देखते हैं। पहला बता रहा है कि राजनीतिक एवं नागरिक संबंध जो है वो टूट रहे हैं अब। ठीक है, राजनीतिक संबंध अलग हो रहे हैं और नागरिकों के संबंध क्या है, अलग है। अब इनमें इतना संबंध नहीं रह गया है, जिसकी वजह से क्या नहीं निर्माण हो पा रहा है, जिसकी वजह से सामाजिक पूंजी का विचार नहीं पनप पा रहा है। ठीक है, सामाजिक पूंजी का विचार का निर्माण नहीं हो पा रहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा गया है। पहला पॉइंट देखिए, अमेरिका के लोग 1970 के दशक में राजनीतिक रूप से जितने चेतन और सहभागी थे, ठीक है, जैसे कि बहिष्कार, प्रदर्शन, मतदान, क्लब बैठकों में सहभागिता करते थे, अब उसमें क्या हुई है, कमी आई है, जिसकी वजह से राजनीतिक चीजें अलग डायरेक्शन में जा रही हैं और नागरिकों के संबंध अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। हालांकि राजनीतिक संबंध और नागरिक संबंध जो है 1970 के दशक तक क्या रहे हैं, बहुत बढ़िया थे अमेरिका में। लेकिन धीरे धीरे 1970 के बाद से क्या होता है कि अब वहाँ अमेरिका के लोगों में राजनीतिक चेतना कम हो गई है। अब अमेरिका के लोगों में पार्टिसिपेशन का जो है वो विचार कम हो गया है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले अमेरिका के लोग प्रदर्शन करते थे, वहाँ पे जुलूस निकालते थे, धरना करते थे, बहुत सारी चीजें करते थे।
मतदानों में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन अब वो क्या हो रहे हैं, इन सब चीज़ों से अब उनका मन टूट रहा है, जिससे कि अब फिर से एक अणुवादी समाज का निर्माण होने जा रहा है। अणुवादी समाज का निर्माण हो रहा है, जिससे क्या होगा, अब सामाजिक पूंजी का विचार जो है अमेरिका में कम हो रहा है, या सामाजिक पूंजी के विचार का अमेरिका में पतन हो रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट ये बन के तैयार हुआ। दूसरा पॉइंट, अनौपचारिक सामाजिक जो बंधन थे वो क्या हो रहे हैं, अब इसमें कमी आ रही है। अनौपचारिक सामाजिक बंधन क्या होते हैं, इनफॉर्मल सोशल टाइज क्या होते हैं। देखिए, अनौपचारिक सामाजिक बंधन जैसे कि मेहमान को घर पर बुलाना, ठीक है, पहले क्या होते थे, पहले अमेरिका के एक लोग जो है दूसरे लोगों से क्या करते थे, जाके मिलते थे छुट्टियों में, जैसे भी उनको मौका मिलता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे भौतिक वस्तुएं बढ़ रही हैं, ठीक है, जैसे जैसे भौतिक वस्तुएं बढ़ती जा रही हैं, वैसे व्यक्ति क्या हो रहा है, व्यक्ति ज्यादा अणुवादी बन रहा है, व्यक्ति ज्यादा अकेला हो रहा है। ठीक है, अकेला होने के साथ साथ फिर वो अब समुदाय से उतना कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिससे कि एक तो उसकी पार्टिसिपेशन कम हो रही है राजनीतिक में, एक तो उसकी भागीदारी कम हो रही है, दूसरी बात क्या हो रहा है, अनौपचारिक संबंध भी क्या हो रहे हैं उसके कम हो रहे हैं। इन सबसे नुकसान क्या हो रहा है कि सामाजिक पूंजी जो है अमेरिका में, जो अमेरिका में सामंजस्य का विचार था, ठीक है, वो अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या आ रही है, भारी कमी आ रही है। तीसरी क्या है, सहिष्णुता और विश्वास। सहिष्णुता का मतलब होता है कि एक लोग के विचारों को दूसरा लोग क्या करे, आराम से सुन सके। जैसे कि मेरे विचार कुछ और हैं, मैं अपने विचारों को व्यक्त करूं और आप मेरे विचारों को सुने, और फिर मैं अपने विचारों को बोलूं और आप मेरे विचारों को सुने। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें कमी आ रही है। ठीक है, सहिष्णुता और विश्वास की कमी के चलते वकीलों एवं मुकदमों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। पहले क्या होता था, पहले किसी के बीच विवाद हो जाता था दो व्यक्तियों में, तो वे दोनों आपस में क्या कर लेते थे, समझौता कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, अब ये सहिष्णुता, ठीक है, अब ये टॉलरेंस क्या हो रहा है, धीरे धीरे अमेरिका में समाप्त हो रहा है, जिसकी वजह से कोई एक दूसरे के विचारों को सुनना पसंद नहीं करता। वो कहते हैं हम आपके विचारों को कहाँ सुनेंगे, कोर्ट में सुनेंगे, वहां मिलते हैं आपसे, चलिए। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से सामाजिक पूंजी का जो विचार है, सामाजिक पूंजी जो है अमेरिका में, उसका पतन हो रहा है, उसका ह्रास हो रहा है, उसका डिक्लाइन हो रहा है। और मतभेदों को आपस में समझा निपटाने की जगह पुलिस और न्यायालय के माध्यम से जो अब विवाद हुए हैं वो समझाए जा रहे हैं, तो ये सुलझाए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अमेरिका में जो सहिष्णुता और विश्वास की जो कमी देखने को मिल रही है, इससे रॉबर्ट पुटनम कह रहा है कि अमेरिका में सामाजिक बंधनों का टूटना, अमेरिका में सामाजिक संबंधों का जो निर्माण है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब कम हो रहा है, जिसके चलते अमेरिका में सामाजिक पूंजी जो है, या जो समुदायवाद की भावना है, ठीक है, समुदायवाद की भावना जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो रॉबर्ट पुटनम ने बताया कि इसके 3 कारण हैं, तो 3 कारणों को आप याद रखना कि अभी कभी क्वेश्चन पूछ ले कि यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका जैसे देशों में, अब जहां पे उदारवादी पूंजीवादी देश हैं, वहां पे सामाजिक पूंजी के विचार में कमी आने के क्या क्या कारण है। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा करके इस तरीके से क्वेश्चन बना देगा। आने वाले टाइम में जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो टफेस्ट होता जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और मेरिट आप लोग देख ही चुके हैं, इस बार पिछली बार की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा मेरिट गई है। तो कहीं ना कहीं ये हर बार जो होगा मेरिट बढ़ती जाएगी, क्योंकि कंपटीशन आपका बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन बढ़ेगा तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, एग्ज़ाम का लेवल होगा जो, वो भी हाई अप होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप पहले से तैयार रहें, सारी चीज़ों को आप पहले से प्रिपेयर करके रखें। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर याद करें, आप तैयार करें, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करने के माध्यम के साथ साथ आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करें, अपना नोट्स बनाएं। ठीक है, अभी आप मेरे पीपीटी पर डिपेंड मत रहें कि मैं आपको पीडीएफ तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि पीडीएफ पे भी काम चल रहा है, पीडीएफ में भी कुछ थोड़े वर्ड्स में करेक्शन करने हैं, और वर्ड्स में करेक्शन करने के बाद ही मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको। और मेरी कोशिश चल रही है कि मैं आपको क्वेश्चन साथ के साथ करवाता चलूँ। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और जिससे कि आपको अपना एक इवैल्यूएशन करने का मौका मिले कि आप कितने, आपका जो प्रोग्रेस हो रहा है, आपकी जो प्रगति हो रही है, कितने स्तर पर आप पहुंच चुके हैं, आपका क्या लेवल है। ठीक है, तो आप इसको भी अपना मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास जरूरी क्या है, आपके पास एक तो यूथ कंपटीशन की बुक होनी चाहिए, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है, ठीक है, नागरिक शास्त्र करके उसका नाम है, नागरिक शास्त्र या सिविक्स की आती है। ठीक है,
तो इसमें 11,325 समथिंग करके क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और इसकी भी खास बात क्या है, इसमें आपको पॉलिटिकल थ्योरी जैसे आप पढ़ रहे हैं, अभी मैं पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, तो पॉलिटिकल थ्योरी में मैं उदारवाद पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उदारवाद पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें आपको उदारवाद के करीब 200 या 300 जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको इकट्ठे एक जगह मिल जाएंगे। और दूसरी बुक्स में क्या होता है कि आपको अलग अलग उसमें ढूंढना पड़ता है। और इसकी एक अलग विशेषता है कि इसमें आपको अलग अलग स्टेट्स के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे राजस्थान के आरपीएससी में क्या आया हुआ है क्वेश्चन, हरियाणा में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, और आपका हिमाचल प्रदेश में क्या क्वेश्चन आया हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, झारखंड में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, नेट जेआरएफ में अब तक के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं जो उदारवाद से हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी। एक तो आपको पहला मौका ये मिलेगा कि क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ, क्या मेरा पढ़ाया हुआ एग्जाम में आया हुआ है, एक तो आपको ये चीजें एनालाइज करने का मौका मिल जाएगा। दूसरी बात, आपके सारे क्वेश्चन मेरे वीडियो से ही प्रिपेयर हो जाएंगे और आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। जब क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है तो आप मेरी वीडियो को देखें कि आपने गलती कहाँ की, क्या मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो ये कोई भी टीचर ये आपको नहीं बताएगा कि मेरी वीडियो में कहाँ कमी है, आप क्वेश्चन को देखो क्या मेरी वीडियो से क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे, ठीक है। तो हर व्यक्ति क्या करना चाहता है, बचना चाहता है अपनी आलोचनाओं से। मैं तो चाहता हूं कि आप मेरी आलोचना करें जिससे कि मैं अपने कंटेंट को और बेहतर तरीके से सुधार कर सकूं, ठीक है, क्योंकि मुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं और अभी मैं अपनी कमियों पर बहुत सारा काम भी करूंगा जिससे कि आप लोगों के लिए बहुत सारा अच्छा कंटेंट मैं और ला सकूं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें जिससे कि अधिक लोगों को बेहतर तरीके से ये लाभ उठा पाएँ और चीज़ों को वो अच्छे तरीके से हैंडल करें, ठीक है। और उन स्टूडेंट्स से खासकर मेरी रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट्स इस बार एग्ज़ाम जिनका क्लियर नहीं हुआ है वे बिल्कुल भी मायूस ना हो, वे जून के लिए अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करें और अब वेट मत करें कि अभी हम 5 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे या 6 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे या फिर अभी मैं दूसरी बुक लूँगा। कोई भी बुक आप मत लीजिए, ठीक है। आपको मैं बोल रहा हूँ आपके पास 2 बुक्स मस्ट हैं। एक तो आप फर्स्ट पेपर के लिए जो जनरल पेपर आपका आता है, ठीक है, जनरल पेपर के लिए भी आप यूथ ले लीजिए, ठीक है। यूथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप वही सारे क्वेश्चन को रट डालिए, उसमें बहुत सारे आपको मेथड्स मिलेंगे, टीचिंग के मेथड्स अलग हैं, कौन कौन से मेथड्स अलग हैं जो कि केवीएस मदान की बुक में आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दो तरीके से आती है, पहले आप वॉल्यूम 1 को करिए फिर वॉल्यूम 2 को आप ले लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो रीच है वो 30 से 35 क्वेश्चन तक आपकी बढ़ जाएगी फर्स्ट पेपर में। आपको दूसरी जो मस्ट बुक है वो लेनी है यूथ की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर, ठीक है। वो भी जो 11,000 वाली क्वेश्चन है उसमें आपको क्रम वाइज से क्वेश्चन मिलेंगे और आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बुक जरूर ले लें, ठीक है। अभी अगर आपको बुक पढ़ना है तो आप पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ओपी गाबा की बुक ले लीजिए, बहुत बेस्ट बुक है। ओपी गाबा ले लीजिए या तो आप राजीव भार्गव की आती है वो बुक आप ले लीजिए, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी ये बुक मिल जाएंगी आपको, अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी ले लीजिए, एंड्रू हेवुड की आती है, वो ले सकते हैं, वो भी बढ़िया बुक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको, मैं तो नहीं मानता कि आप इतना सब पीपीटी वगैरह से पढ़ लेंगे तो बुक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो ये कंटेंट मैंने बनाया हुआ है ये 8 से 10 बुक का रेफरेंस मैंने लिया हुआ है, ठीक है। इसमें राजीव भार्गव, ओपी गाबा और राजेश मिश्रा सर की बुक से कुछ मैंने कंटेंट लिए हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय की जिनमें मैं नोट्स वगैरह जो हमें वहाँ से प्रोवाइड मिलती हैं किताबें, उससे मैंने कुछ रेफरेंस लिया हुआ है। और मैंने ज्ञान सिंह संधू की पॉलिटिकल थ्योरी की आती है, जेसी जौहरी की और आरसी बर्मानी सर की कुछ बुक्स से मैंने मतलब उनकी पॉलिटिकल थ्योरी की बुक से मैंने कुछ कंटेंट उठाए हैं। तो तब जाके ये कहीं ना कहीं आपका एक कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट मैंने नोट्स तैयार किया है। हाँ, मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मेरे नोट्स से ही सारे क्वेश्चन आएंगे, बट मोस्टली लगभग 70% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप 70% चीज़ें आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो जेआरएफ का मेरिट जाता है मैक्सिमम 65 से 68 तक जाता है, तो 70% आपका मोर देन एनफ है, ठीक है। तो आप भी अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप जाहिर सी बात है 80 से 85 क्वेश्चन तक आप सही कर ले जाएंगे पॉलिटिकल साइंस में।
तो आप लोग चैनल को देखते रहें और चैनल से जुड़े रहें। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर 8882868707 पे, ठीक है। आपको हालांकि व्हाट्सएप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और टेलीग्राम का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।